वेलकम टू एग्ज़ाम बी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़। ठीक है, तो जो ये सीरीज़ है इसमें आपको मिलते हैं पीवाईक्यू भी और साथ में और क्या चीज़ मिलती है, टॉपिक वाइज लेक्चर भी। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर आप उन्हें विजिट कर सकते हो जो यूट्यूब चैनल है। ठीक है, देखिएगा, ये हमारा यूजीसी नेट हिंदी के लिए नया यूट्यूब चैनल बना हुआ है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्टडी मैटर मिलता ही है। ठीक है, 45 यहाँ पर लेक्चर आपको अवेलेबल हो गए हैं। पीडीएफ इत्यादि भी यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ यहाँ पर हर लेक्चर का आपको मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, उस पर भी जाकर आप ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ वहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, वीडियोज़ इस तरह से आपको अवेलेबल होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश सेट हिंदी की परीक्षा हो गई, या फिर किसी अन्य राज्य की सेट हिंदी की परीक्षा हो गई, या फिर जो अगर नेट की परीक्षा होती है उसके प्रश्न पत्र को भी हम आपके साथ यहाँ पर साझा करते हैं। टॉपिक वाइज जो लेक्चर आते हैं, यूनिट वाइज आते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप सारे लेक्चर को यहाँ पर देख सकते हो और अपनी मेहनत को और भी अच्छे ढंग से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वीडियोज़ मिलेंगी, यहाँ पर कुछ शॉर्ट लेक्चर होंगे, वो भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी आपको अलग से मिली है, उपन्यास की अलग से है, कहानी की अलग से है, पीवाईक्यू की अलग से है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर आपने नेट की तैयारी अच्छे से करनी है। तो ये देखिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ इत्यादि इसमें पर सेंड करता रहता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होते हैं वो भी सेंड करता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ आपको यूजीसी नेट के ही लेक्चर यहाँ पर सेंड करूँगा, कोई अन्य लेक्चर होंगे जो आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे यूजीसी नेट के लिए, तो उन्हें भी यहाँ पर सेंड करता हूँ। उन्हें भी आप देख सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। ये दो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, ये मैंने आपको बता दी। अब आगे लेक्चर हम डिस्कस करते हैं अपना। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा है ये, अंधेर नगरी। थोड़ा सा पहले आपको और चीज़ें बता देता हूँ। देखिएगा, आपको पता है आपको किस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। एक तो आते हैं आपको रचनाओं पर आधारित, दूसरे आते हैं जो रचनाकार होते हैं उनको क्रम में रखने के लिए। अभी देखेंगे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी। अगर आपको क्रम में रखने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो आप किस तरह से कर सकते हो। देखिएगा, आपको पता है कितने आपको ध्यान है ये, क्या नहीं आपने सारा सिलेबस डाउनलोड करा है या नहीं करा है। अगर आपने सिलेबस डाउनलोड करा है तो आपको सारी रचनाओं को और सारे रचनाकारों के बारे में पता होगा, नहीं तो आपको नहीं पता होगा। थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर आपको। देखिए, अगर बात करें हमें नाटक कौन कौन से लगे हैं। भारत दूरदशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसका समय कब का है, 1880 का है। रचना आप लिखिएगा, इसका समय मैं लिखूंगा। अंधेर नगरी जो हमारी रचना भी है आज की, जो हम डिस्कस करेंगे, 1881 है अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं ये रचनाएं। फिर स्कंदगुप्त, इसका क्या होगा, स्कंदगुप्त का 1928। ये क्रम इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न बनते हैं, इसी क्रम में लिखाऊंगा सारे के सारे। स्कंदगुप्त 1928 किसकी है ये, स्कंदगुप्त हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। अगली जो रचना है यहाँ पर आपकी चंद्रगुप्त, ये भी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक होगा। समय क्या है, 1931। ध्रुव स्वामिनी 1933, ये किसका है, इन्हीं का है ये, अपना क्या नाम है इनका, जयशंकर प्रसाद का, 1933 है इसका। इसके पश्चात सिंदूर की होली 1934 इसका समय हो जाएगा। और किसकी हो जाएगी ये, लक्ष्मी नारायण मिश्र की। फिर आगरा बाज़ार 1954 किसकी हो जाएगी ये, हबीब तनवीर की। सिंदूर की होली होगी, आगरा बाज़ार होगी 1954। इसके पश्चात अंजो दीदी, हाँ अंजो दीदी, इसका क्या समय होगा, 1954 या कई जगह 1955 भी दिया जाता है, दोनों आप याद रखिए। ठीक है, अंजो दीदी किसका होगा, अंजो दीदी हो जाएगी आपकी रचना अपने अश्क की, उपेंद्र नाथ अश्क का होगा अंजो दीदी। फिर ये अश्क की होगी अंजो दीदी। फिर अंधा युग 1955, अंधा युग 1955, ये किसकी होगी, धर्मवीर भारती की। आषाढ़ का एक दिन 1958, आषाढ़ का एक दिन, ये किसकी होगी, मोहन राकेश की। आधे अधूरे 1969, ये किसकी होगी, मोहन राकेश की। बकरी 1974, ये किसका होगा, बकरी हो जाएगा 1974, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और उसके पश्चात अगली जो रचना आ गई यहाँ पर, एक और द्रोणाचार्य
1977, शंकर शेष की, और महाभोज 1982। ये किसकी होगी? ये होगी आपकी मनु भंडारी की। ठीक है, ये रखिएगा, सारे नाटक के क्रम हैं ये, आपको सारे आने चाहिए। इसी प्रकार से अब नाटककार का मैं आपको लिखवा लेता हूँ। नाटककार, ठीक है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म कब का माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 इनका क्रम पूछा जाता है, इसलिए करवा रहा हूँ। प्रसाद जयशंकर प्रसाद 1889। फिर आ गया यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903। ये वही नाटककार है जो आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हैं, अलग कोई नहीं करवा रहा हूँ। उपेंद्र नाथ अश्क 1910। ठीक, उपेंद्र नाथ अश्क के पश्चात आ गए यहाँ पर हबीब तनवीर 1923। ये संकलन मैंने किया है, इसलिए आपको करवा रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप नोट कर लेना इसको, नहीं तो बाद में आपको मुश्किल हो जाएगी। फिर आ गया 1923 के पश्चात मोहन राकेश जी। मोहन राकेश का कब का है? 1925। 1925। फिर धर्मवीर भारती 1926। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927। फिर मन्नू भंडारी 1931। और सबसे अंत में शंकर शेष 1933। ये नाटककार हो गए जो भी हमें यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हैं। और जो दूसरा हो गया आपका नाटक, ये क्रम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अपने मेन लेक्चर की तरफ। अगर लेक्चर अच्छा लगता है ना दोस्तों, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपकी ये जो लाइक शेयर, ये हमें मोटिवेट करते हैं कि आपको रचनाएं लेक्चर दिए जाते रहें क्रम से। देखिएगा, आगे पढ़ने से पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं ना, सिर्फ जो आपको बताया है वहीं से नहीं आता है। थोड़े से जो आपको देखो रचनाकार होगी, उनकी अन्य रचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इनके काव्य कौन से हैं, उपन्यास कौन से हैं, नाटक कौन से हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको परीक्षा में लाभ मिलता है। बात करें हम इनके काव्य की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो इसमें है भक्त सर्वस्व, पहली काव्य कृति है, 1870 ईस्वी में आई। दूसरी है प्रेम मालिका 1871 में, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877, गीत गोविंदानंद 1878, वर्षा विनोद 1880, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, बकरी बिलाप, दशरथ बिलाप, विनय प्रेम पचासा 1981, राग संग्रह 1884। जो अपनी ये रचना है विनय प्रेम पचासा, ये 1881 है, 1900 नहीं, इसमें सुधार कर लीजिएगा, 1881। राग संग्रह 1884, मधु मुकुल 1880, सतसई सिंगार 1878, होली 1889, प्रेम प्रलाप 1877, सुमनांजलि, तन्मय लीला, बंदर सभा, दान लीला, नए जमाने की मुकरी, कृष्ण चरित्र। ये होगी इनके काव्य संग्रह और काव्य प्रमुख जो भी था। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा नहीं, मतलब खुद लिखूंगा नहीं, आपको बोलूँगा, आपने खुद लिखना है। ये सारा लेक्चर लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं। इनके उपन्यास भी हैं। कौन कौन से उपन्यास हैं? एक तो होगा पूर्ण प्रकाश, दूसरा चंद्र प्रभा। पूर्ण प्रकाश का समय है 1890 और चंद्र प्रभा का भी 1890 है। उपयुक्त दोनों उपन्यासों को मराठी से अनुदित एक सामाजिक उपन्यास माना जाता है। मराठी से अनुदित हैं ये। अगर हम बात करें रेखाचित्र, इनके रेखाचित्र के बारे में, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये इनका रेखाचित्र है। निबंध की बात करें, निबंध इन्होंने अलग अलग कोटि में बंटे हुए रखे हैं, जैसे कि इनके साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध कौन कौन से हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध में आएंगे खुशी, हिंदी भाषा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जातीय संगीत, ग्रीष्म ऋतु, ये इनके साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ऐतिहासिक और जीवनीपरक निबंध इनके कौन कौन से हैं?
बूंदी का राजवंश, कश्मीर कुसुम, कालचक्र, रामायण का समय, महाराष्ट्र देश का इतिहास। ये इनके ऐतिहासिक और जीवनीपरक निबंध होंगे। फिर आगे देखिए सिर्फ ऐतिहासिक, ये कौन से निबंध है? कालिदास, वल्लभाचार्य, जयदेव, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सुकरात, नेपोलियन तृतीय, लॉर्ड मयो, लॉर्ड लॉरेंस, मोहम्मद बीबी फातिमा, अली इमाम हसन, इमाम हुसैन। ये होंगे ऐतिहासिक प्रमुख निबंध। फिर धार्मिक निबंध की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं तदीय सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, बल्वीय सर्वस्व, मार्गशीर्ष महिमा, हिंदी कुरान शरीफ, यीशु ख्रिस्ट 22 कृष्ण, वैष्णवता और भारतवर्ष। ये धार्मिक निबंध है प्रमुख। फिर हास्य व्यंग्य निबंध इनके देखिएगा, स्त्री सेवा पद्धति, मुशायरा, पांचवें पैगंबर, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, लेवी प्राण लेवी, कानून ताजीरात, शौहर आदि। फिर रिपोर्टाज विधा से संबंधित निबंध कौन से हैं? दिल्ली दरबार दर्पण रिपोर्टाज निबंध है ये। यात्रा निबंध इनके देखिए, सरयू पार की यात्रा, बैद्यनाथ की यात्रा, हरिद्वार तथा जनकपुर की यात्रा, लखनऊ जबलपुर आदि। फिर बात करें हम इनके संपादन में जो पत्रिकाएं निकली थी वो कौन कौन सी हैं, ये लिखवा लेता हूँ। जैसे देखिए कवि वचन सुधा, जो कवि वचन सुधा है ये इनके संपादन में निकली थी पत्रिका। कब का समय है? 1868 ईस्वी का। और ये मासिक पाक्षिक थी, ठीक है। पहले ये मासिक थी, बाद में पाक्षिक होगी, फिर साप्ताहिक भी होगी, ये भी याद रखना है। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी। ये मासिक पत्रिका थी। पूर्व के 8 अंकों का प्रकाशन हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से हुआ था। पहले ये हरिश्चंद्र मैगजीन से हुआ, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका। फिर बाला बोधिनी, ये भी इन्हीं की पत्रिका थी। 1874 इसका समय होगा, 1874 ईस्वी। और ये कैसी पत्रिका थी? स्त्री शिक्षा से संबंधित ये मासिक पत्रिका थी। कैसी? स्त्री शिक्षा से संबंधित मासिक पत्रिका थी। इसके पश्चात अगला हम देखते हैं यहाँ पर इनके नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को 3 वर्गों में बांटा जाता है अक्सर। कौन कौन से? मौलिक, अनुदित, अपूर्ण। मौलिक से मतलब है इनके जो अपने मौलिक नाटक हैं। अनुदित से मतलब जो अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुदित किए गए हैं। अपूर्ण से मतलब जो पूरे नहीं हुए, आधे रहे, अपूर्ण इसे कैटेगरी के होंगे। देखिएगा अगर हम बात करें मौलिक नाटक इनके कौन कौन से हैं। प्रवास 1868 ईस्वी, वैद्य की हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी, विशेष्य विषमौषधम 1876 ईस्वी, श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी, भारत दूरदशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883, नवमलिका, इसका जो प्रकाशन वर्ष नहीं बताया है, अप्रकाशित ही है ये रचना। फिर अगली देखते हैं हम जो अनुदित नाटक इनके कौन कौन से हैं। अनुदित की बात की जाए तो जैसे अपनी विद्या सुंदर 1868, ये यतीन्द्र मोहन के बंगला नाटक का अनुवाद था। किसका? यतीन्द्र मोहन का बंगला नाटक का अनुवाद है ये। पाखंड विडंबन ये 1872 ईस्वी का है। कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय के 3य अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 ईस्वी का है। इसमें कांचन कवि का नाटक है, इसका अनुवाद किया गया है। फिर है कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, इसमें राजशेखर कवि के प्राकृत भाषा की रचना का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, ये विशाखा दत्त के नाटक का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, इसे वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। यह शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मृच्छकटिकम भी कहा जाता है, और मृच्छकटिक ये अप्रकाशित है और संस्कृत नाटक से अनुदित है ये। अब बात हम करेंगे अपूर्ण नाटक इनके कौन कौन से। जो अपूर्ण नाटक है इसमें आते हैं इनके प्रवास नाटक 1868,
रत्नावली 1868 ईस्वी, नवमल्लिका ये अप्रकाशित थी और मृच्छकटिक ये भी अप्रकाशित ही थी। ठीक है। इसके पश्चात देखिए थोड़ी सी और फैक्ट बताता हूँ। शैली की दृष्टि से नाटकों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो इस प्रकार से इनके नाटक होंगे। जो नाटक की श्रेणी में आते हैं शैली के आधार पे तो वो होंगे प्रवास, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, नवमल्लिका तथा मृच्छकटिक। अगर हम नाटिका के आधार पर इनके नाटक देखेंगे तो वो होंगे नाटिका रत्नावली, श्री चंद्रावली तथा प्रेम जोगिनी। प्रहसन, इनके प्रहसन पूछे जाते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित प्रहसन कौन कौन से हैं। एक तो होगा अंधेर नगरी, दूसरा है वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवती। गीति रूपक के तौर पर इनके आते हैं नील देवी और सती प्रताप। और रूपक के आधार पर पाखंड विडंबन। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत दुर्दशा है ये नाटक के किस रूप से लिया गया है, तो ये होगा लास्य रूपक। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है विषस्य विषमौषधम, ये किस प्रकार का नाटक है, भाण है ये, भाण नाटक। फिर ये पूछा जाता है कि भारत जननी कैसी रचना है, ये नाट्य गीत है। धनंजय विजय ये व्यायोग है। कर्पूर मंजरी ये सटक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा हेतु होंगे ये। तो अब हम यहाँ पर अपने अंधेर नगरी की तरफ चलते हैं। देखिएगा, भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी अत्यंत संक्षिप्त वह हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण नाटक है। इसके जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ याद रखना है कैसे ये हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण नाटक है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है। इसका कथानक एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कैसे दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है इसका कथानक। इस नाटक के मूल स्वर में मूल्यहीन अमानवीय अराजक व्यवस्था प्रणाली को वर्णित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि शासन की अंध व्यवस्था सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा न केवल अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण बनता है, बल्कि उसके नाश का कारण का आधार भी राजा स्वयं बनता है। इस नाटक के आधार पर लेखक ने जन चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। ये हो गया मुख्य थीम जो मैंने बताई आपको। अब देखिए नाटक के प्रमुख पात्र पूछे जाते हैं, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए पात्र महंत, गोवर्धन दास, नारायण दास, राजा चौपट राजा, फरियादी, कल्लू बनिया। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। महंत, यह एक साधु चरित्र व्यक्ति है। इसके अंदर आस्था है, निष्ठा है और दूरदर्शिता है। गोवर्धन दास, यह महंत का शिष्य है और लोभी शिष्य है। कैसा है? लोभी शिष्य है। नारायण दास, यह महंत का दूसरा शिष्य है और सज्जन व्यक्ति है ये। राजा चौपट राजा, जो शराब में डूबा रहता है और न्याय में अन्याय में फर्क नहीं समझता, दोनों को एक ही चीज समझता है ये। फरियादी, राजा से न्याय मांगने आता है ये फरियादी। कल्लू बनिया, जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मर जाती है। ध्यान रखना है, फरियादी राजा के दरबार में आता है और किसकी दीवार गिरने से बकरी मरती है? कल्लू बनिया की दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मर जाती है। कोतवाल, जिसे अन्यायी राजा ने फांसी की सजा सुनाई थी। पूछा जा सकता है कि राजा ने किसे फांसी की सजा सुनाई थी? कोतवाल को, लेकिन फंदा बड़ा बन जाने के कारण उसे फांसी ना हो सकी। ठीक है, फिर लगे ये किसी मोटे तगड़े बंदे को ढूंढने की जिसका भी सर इस फंदे में फिट हो जाए, उसको फांसी देंगे। देखिए ऐसी व्यवस्था भी होती है, क्या कहें। चार सिपाही, ये राजा के सिपाही थे। फिर आगे थोड़े से पात्र आपको और बता देता हूँ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र होंगे। ये देखिएगा, फैक्ट बता देता हूँ यहाँ से। अंधेर नगरी, इसका प्रकाशन कब का बताया? 1881 का। इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक है इस नाटक में। प्रहसन शैली में लिखा गया है। इस नाटक में तत्कालीन समाज में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है। 6 दृश्य हैं इसमें, 6 अंक भी हैं, 6 दृश्य भी हैं। पात्र देखिए इसके। महंत,
महंत एक साधु व्यक्ति हैं। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य। कबाब वाला कबाब विक्रेता। घासी राम चना बेचने वाला। घासी राम क्या है? चना बेचने वाला। नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला। हलवाई मिठाई बेचने वाला। घासी राम ध्यान रखना ये चना बेचता है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। घासी राम से सोचेंगे घास बेचने वाला, नहीं, ये घासी राम घास बेचने वाला नहीं है, चना बेचने वाला है। कुंजड़िन, जो कुंजड़िन है ये सब्जी बेचने वाली है, ये भी ध्यान रखना। मुगल, जो मुगल है ये मेवे और फल बेचता है। पाचक वाला ये चूरन बेचता है। मछली वाली मछली बेचती है। जात वाला जाति बेचता है। बनिया है राजा, चौपट राजा है ये। मंत्री, चौपट राजा का मंत्री है ये। माली, दो नौकर, राजा के दो नौकर हैं ये। फरियादी, राजा से न्याय मांगने आता है। कल्लू, ये बनिया है जिसके दीवार से फरियादी की बकरी मर जाती है। कारीगर, कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला कारीगर है। चूने वाला, दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला ये चूने वाला था। भिश्ती, दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला था ये। कसाई, भिश्ती के लिए मशक बनाने वाला। मशक से तात्पर्य समझते हैं आप? जो भिश्ती होता है पानी देने वाला, ये जो पहले ना पानी भरने के लिए क्या प्रयोग, टंकियाँ नहीं होती थी पहले, बड़े बड़े ड्रम टाइप के कुछ बनाए जाते थे। इसके पश्चात पानी को इधर उधर ले जाने के लिए मशक से तात्पर्य था जो भी पशु मरता था, भेड़ बकरी गाय इत्यादि, उसकी खाल को इस ढंग से बनाया जाता था कि उसमें पानी भर दिया जाता था और इससे पानी इधर उधर ले जाता। इस तरह से कोई इसका मुंह रखते थे और ये मशक होती थी। ठीक है, ये मशक कही जाती है। गडेरिया, कसाई भेड़ को बेचने वाला। कोतवाल, चार सिपाही राजा के सिपाही हैं ये, बहादुर सिपाही राजा के। फिर अब देखिए आगे, अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा की बात की जाए। अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर की गई थी। किसको आधार बना के? बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर की गई थी। रजवाड़े का राजा आलसी और व्यसनी है, जो राजकाज व जनता की भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता। वह न्याय व अन्याय के भेद को भी नहीं जानता। वह मूर्ख और विवेकहीन तथा अस्थिर है। वह परंपरा से प्राप्त धन दौलत का आराम से उपभोग करता है तथा जनता का शोषण करता है। वह सभी को अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयास करता है। नाटक में कुल 6 अंक हैं। इसमें गद्य पद्यात्मकता के मिश्रण से कथानक को गति प्रदान की गई है। इसमें अंक के बदले दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला दृश्य क्या है? पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं तथा वह अपने दोनों शिष्यों को गोवर्धन दास व नारायण दास को नगर में भिक्षा मांगने भेजता है। गुरुजी गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत भी करता है, क्योंकि गुरु को पता था कि ये थोड़ा सा लोभी है, लोभ में आ सकता है। फिर है दूसरे दृश्य, ये शहर के बाजार का दृश्य है जहाँ सब कुछ टके सिर बिक रहा था। ये गीत भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गोवर्धन दास बाजार की यह स्थिति देखकर आनंदित हो जाता है तथा 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी के पास जाता है। तीसरा दृश्य, महंत गुणी वह अवगुणी के एक ही भाव मिलने की खबर से सचेत हो जाते हैं। अपने शिष्यों को तुरंत वहां से चलने को कहते हैं, लेकिन गोवर्धन दास है ये सस्ते व स्वादिष्ट भोजन के लालच में गुरुजी के साथ नहीं जाता और कहता है कि गुरुजी मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मुझे खाना पीना है, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, और रुक जाता है। चौथे दृश्य के बारे में देखिए यहाँ पर, अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण यहाँ पर किया गया है तथा निर्दोष कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई जाती है, ये जिक्र यहाँ पर मिलता है। पांचवा दृश्य, पांचवें दृश्य में क्या है? मिठाई खा खाकर मोटे हुए गोवर्धन दास को कोतवाल के बदले फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश आता है। स्थिति यह हो जाती है कि पूरा शहर छान मान लेते हैं, इन्हें कोई भी मोटा व्यक्ति नहीं मिलता है।
ठीक है, मोटा व्यक्ति नहीं मिलता है तो जो बाहर से कोई प्रवासी आते हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक होती है। उसी प्रकार से जो गोवर्धन दास था ये खा खा कर मोटा हो गया था और इस तरह का ही आदमी इन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए चाहिए था और आदेश मिल गया कि इसको ही फांसी पर चढ़ा दो। अगला देखिए छठा दृश्य, ये क्या है, शमशान का दृश्य है। गोवर्धन दास को फांसी देने की पूरी तैयारी थी, परंतु तभी गुरुजी का आगमन होता है। गुरुजी का आगमन कैसे होता है जो ये होता है ना, गोवर्धन दास जब इसको पता चलता है कि भाई मुझे इसको तो फांसी देने वाली है, अब तो मुझे फांसी चढ़ जाएगी, ये ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और सभी से कहता है भाई मेरा क्या दोष है, क्यों मुझे फांसी दे रहे हो, ना मैंने किसी को मारा है, ना मैंने कोई चोरी की है, ना मैंने किसी को दुख दिया है, क्यों मुझे तंग कर रहे हो। तब इसके जो सिपाही होते हैं, राजा के सिपाही, ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो कसूर ये है कि तुम मोटे हो। अब देखिए मोटा होना भी कसूर हो गया और मोटा हो गया ये, और अब इसे कह दिया कि अब फांसी होगी तुम्हें। और ये जो गोवर्धन दास है ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने गुरु को याद करता है। इसके गुरु ने कहा था कि जब भी तुम किसी विकट परिस्थिति या स्थिति में पड़ जाओगे तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। ऐसे ही ये कर देता है यहाँ पर, इसे फांसी देने की पूरी तैयारी होती, तभी ये याद करता है अपने गुरुजी को और इसके गुरुजी का आगमन होता है। ठीक है, अपने और गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की जल्दबाजी दिखाई देते हैं। ये बता देता हूँ, ऐसी स्थिति हो जाती है। जो गोवर्धन दास होता है जब अपने गुरु को याद करता है तो इसके गुरु आ जाते हैं और इसके कान में जाकर एक बात कहते हैं कि जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही कहना, कुछ अलग से मत कहना। इसके गुरुजी कहते हैं कि मैं बोलूँगा मुझे फांसी में चढ़ना है, तुम बोलना तुझे फांसी पर चढ़ना है। इस तरह से इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है कि गुरु कहता है कि नहीं मुझे फांसी पर चढ़ना है और शिष्य कहता है कि नहीं मुझे फांसी पर चढ़ना है। इसके पीछे की ये घटना थी कि ऐसा इन्होंने एक प्लान बनाया होता है। इनको पता था कि अगर ये इस तरह की घटनाएं करेंगे तो राजा तो सबसे पहले फांसी पे चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहाना करते हैं कि जो भी इस समय फांसी पर चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग लोक जाएगा। और राजा था तो पहले से ही मूर्ख, ना केवल राजा, वहाँ की पूरी प्रजा पागल हो जाती है जो भी वहाँ पर शमशान में स्थित होती है कि नहीं भाई हम ही मतलब फांसी पे चढ़ेगी, हमें स्वर्ग लोक जाना है। तो राजा तो ठहरा राजा, राजा कहता है तुम सारे पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारा राजा हूँ, अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा, इसलिए जो फांसी पर चढ़ना है वो मुझे चढ़ना है। इस तरह की स्थिति होती है और राजा को फांसी चढ़ा दी जाती है। उसके पश्चात सब चीज़ सही चल पड़ती है। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि गुरुजी के अनुसार शुभ घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा, अतः राजा स्वयं को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस तरह की ये घटना थी पूरी की पूरी जो मैंने आपको सुनाई। जो कथानक यहाँ पर मैंने वर्णन किया, जो कथा थी इसकी, मुझे लगता है पूरी की पूरी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी कहीं पर अगर कोई संदेह है आपको तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। थोड़े से अंक हैं यहाँ पर, इसके बीच में जो महत्वपूर्ण कथन संवाद हैं वो आपको बताता हूँ। जो प्रथम अंक है, प्रथम अंक का क्या वर्णन है, प्रथम अंक का महत्वपूर्ण कथन मुझे याद आ रहा है। महंत जी कहते हैं अपने शिष्य से, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। ये कहकर वो गोवर्धन दास को कहते हैं जाओ नगर में। दूसरा कथन महंत जी का ही है, जो अपने गोवर्धन दास के लिए ये दूसरा कथन है। पहला कथन नारायण दास के लिए, दूसरा कथन गोवर्धन दास के लिए। बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल है। कौन कहता है? ये महंत कहता है अपने शिष्यों से, बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल है। ये वैसे तो दोनों के लिए कहा गया है, परंतु खासकर इंगित किया गया था ये गोवर्धन दास के लिए, क्योंकि जो गोवर्धन दास है ये थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति का इंसान है। अगला देखिए यहाँ पर द्वितीय अंक ये बाजार का है। बाजार का है ना, ये देखिए जात वाले का कथन है। ये जात वाला है, ये कैसी जाति से था? ब्राह्मण था। ये क्या कहता है? जात ले जात, टके शेर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके शेर। पैसे की वैल्यू बता रहा, बाकी चीज़ निरर्थक है, ये बता रहा है यहाँ पर ये। फिर अगला कथन गोवर्धन दास का है। क्या कहता है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। गोवर्धन दास का ही कथन होगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तृतीय अंक देखिए यहाँ पर, तृतीय अंक जंगल का है। क्या है इसमें?
महंत जी का कथन है। महंत जी कहते हैं, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू ना कीजिए बास। महंत जी का और वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू ना कीजिए बास। चतुर्थ अंक देखिए इसका, ये राज्यसभा का है। क्या है यहाँ पर? फरियादी फरियाद करने आता है दरबार में। राजा फरियादी से कहते हैं, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। ठीक है, अपने न्याय को ये यमराज के न्याय से भी बेहतर बता रहा है। अगला देखिए पंचम अंक, ये अरण्य का है, अर्थात जंगल का। यहाँ पर देखिएगा, बेशिया जोरू एक समाना, ये कथन आया है। फिर गोवर्धन दास का दूसरा कथन है, अंधाधुंध मचियो सब देसा, मानुहि राजा रहत विदेशा। और तीसरा ये छठा अंक, अंतिम अंक है, ये छठा अंक शमशान का है। इसमें महंत जी का कथन देखिए, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप हुई न से जैसे चौपट राज। जहाँ पर व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती है, न्याय प्रणाली सही नहीं है, तो जैसे चौपट राजा का अंत हुआ ना, वैसे ही अन्यों का भी अंत होगा। ये बताया है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। थोड़ी सी आपको और कथन बता दूं जो मुझे लगते हैं महत्वपूर्ण होंगे। देखिएगा, घासीराम का कथन है, घासीराम दूसरे अंक का कथन है ये, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। और हाँ, एक मुगल का कथन भी सुना देता हूँ, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक। लक लक से मतलब कमज़ोर, और बुम्बुक बुम्बुक मतलब हट्टा कट्टा और स्ट्रॉन्ग आदमी। और एक कथन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूरन अमले सब जो खावे, दुनी रिश्वत तुरंत पचावे। मतलब चूरन वाला कहता है कि जो भी मेरा चूरन खाता है वो रिश्वत सब कुछ पचा लेता है। अगला कथन भी चूरन वाले का है, चूरन साहब जो लोग खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। देखिए कितनी गहरी बात की है, ये याद रखना आपने, क्योंकि पूछा जा सकता है परीक्षा में आपसे। फिर अगर बात करें हम गोवर्धन दास की, इसका एक और कथन यहाँ पर है, 7 पैसे बीख मिले थे, उसी में इतनी मिठाई मोल ले ली। अगला कथन देखिए, महंत जी है। महंत जी क्या कहते हैं अपने शिष्यों से, सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। अगला कथन देखिएगा यहाँ पर, ये भी मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, महंत जी का है, कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। ये गोवर्धन दास को महंत जी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी चीज़। वैसे मुझे तो लग रहा है सारे महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी है। हाँ, फिर भी PDF सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि पूछे जा सकते हैं आपसे प्रश्न। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, ये भी बता देता हूँ आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, बे से तात्पर्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, बे अर्थात भारतेंदु जी सिद्धबाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मर्मस्पर्शी कविता स्वयं निकलते थे जो उनके जीवन काल में इधर उधर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे थे, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए उनके लेख और कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकती थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसी प्रकार से एक और कथन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। महत्वपूर्ण होगा ये परीक्षा हेतु। अगला कथन देखिएगा, ये होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा कहते हैं, भारतेंदु ने अपने मौलिक और अनुवादित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। उन्होंने भोड़े और गलत अनुवाद के मुकाबले सरस और रचनात्मक अनुवादों की मिसालें रखीं।
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक और कथन आपको बता देता हूँ, डॉक्टर रामविलास शर्मा का ही ये कथन होगा, पत्रिकाओं में व्यंग्य पूर्ण स्रोत और संवाद लिखकर भारतेंदु ने दिखा दिया कि व्यंग्य लेखन के वे आचार्य हैं। नाटकों में भी उनका व्यंग्य और हास्य खूब निखरा है। तो ये था कुछ इस प्रकार से लेक्चर। मुझे पूर्ण आशा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपकी परीक्षा हेतु होगा। बाकी आपको बता दिया, ये चैनल हमारा बना हुआ है, आपने इसी माध्यम से देख रहे हो वीडियो को, सब्सक्राइब इसे कर लेना। कोई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब आप बेल आइकन दबा देंगे। PDF इत्यादि के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको समय पे PDF सेंड कर दी जाती है, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।